बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं गुलाम रज़की। प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। जी नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक सीनियर उस्ताद से करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल राव साहब, जो प्रिंसिपल हैं एमसीआई एमसीआई हायर सेकेंडरी स्कूल अल्लामा इकबाल रोड फैसलाबाद। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाए खैरियत। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा। कहाँ से आप रहायशी हैं, कहाँ से तालीम हासिल की और कब ज्वाइन किया? मेरी पैदाइश तो सरगोदा की है, तो मेरा बचपना जो है वो सारा फैसलाबाद में गुजरा है। यहीं पे मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई, मिडिल और हाई मैंने एलसीएम से किया और एफएससी मैंने इस्लामिया कॉलेज सरगोदा रोड से की। गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने बीएससी की और मैंने वहाँ पे टॉप भी किया। एमएससी मेरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 88 में मैं फ़ारुग हुआ मास्टर करके, और उसके बाद मैंने पहली जो जॉब शुरू की थी वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए स्टैटिस्टिकल ऑफिसर क्रॉप रिपोर्टिंग विंग में। और वहाँ पे मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एजुकेशन में आऊँ। एजुकेशन में भी इंटरव्यू दिए हुए थे, तो यहाँ पे भी मेरी सिलेक्शन हो गई। फिर मैंने वो लीव कर दी, छोड़ दी जॉब, और मैंने एजुकेशन को ज्वाइन किया। तो उस दिन से लेकर आज तक हम एजुकेशन में। एजुकेशन में आने के कोई खास वजह थी या शौक जी था जी, या? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल में एजुकेशन में उन बंदों को आना चाहिए जिनका शौक हो और कमिटमेंट वाले बंदे हों, क्योंकि आपने देखा होगा कि एजुकेशन में बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो आ जाते हैं एजुकेशन में, वो शायद जॉब के लिए आते हैं। वो कमिटेड नहीं होते, वो अपने प्रोफेशन के साथ मुखलिस नहीं होते। और अगर वो आ भी गए हैं तो फिर उनको चाहिए ये है कि इतनी मेहनत करें कि उस मकाम पर पहुंच जाएं जिनसे मुआशरा तकाजा करता है, पब्लिक डिमांड करती है। बच्चे जो है वो समझते हैं कि हमारे उस्ताद का लेवल ये होना चाहिए, तो उसके में काफ़ी मेहनत दरकार होती है। तो लेकिन ये कि दोस्त इस तरह से मेहनत करते नहीं हैं। अगर कमिटमेंट वाले लोग आ जाएँ तो हम अपनी नस्ल को बदल सकते हैं और इनको रूज पे ले जा सकते हैं और क्लाइमेक्स तक ले जाके हम दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। लेकिन उस्ताद की ज़रूरत है, और ऐसे उस्ताद की ज़रूरत है जो कुछ करना चाह रहे होते हैं। मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मैं कोई 18 साल से प्रिंसिपल हूँ। पंजाब का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है लड़कों का, और मैंने कमिटमेंट के साथ काम किया। मैंने ना अपना घर देखा है, ना अपना कोई प्राइवेट बिजनेस था उसको देखा है। मैंने कमिटमेंट के साथ यहाँ पे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अच्छे नतीजे आए। क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे मसाइल हैं, बहुत सारी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं, उसके बावजूद हम रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। वालदैन का, पब्लिक का एतमाद हमने जो है वो हासिल किया है इसी दौरान, और अच्छे बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जिस स्कूल में मैं हूँ, और आप समझते हैं कि फैसलाबाद से आपका तल्लुक़ है, वो सबसे पुराना स्कूल है। उसकी मेंटेनेंस, उसको स्टैंडर्ड पे लाना, उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा करना, माहौल अच्छा रखना, ये बहुत मुश्किल टास्क थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया मुझ पे और मैंने उसको मेंटेन किया। इवन कि ये कि वो उसकी उम्र जो है तकरीबन 112 साल। 112 साल की जो बिल्डिंग है अब जो है वो कहीं कहीं नज़र आती है। यहाँ तो वो ग्राउंड हो गई है और यहाँ उस पर करोड़ों रुपये लगा के उसकी रेनोवेशन की गई, लेकिन हमने थोड़े से पैसों के साथ उसको रेनोवेट किया। कोई बंदा उसको देख के, उस बिल्डिंग को देख के ये नहीं कह सकता कि ये जो बिल्डिंग है ये पुरानी है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो इसी तरह से है जैसे डे वन में थी। उसकी ग्रीनरी देख लें, उसके लॉन देख लें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारा A1। अच्छा इकबाल साहब, तालीमी मेयार कैसा है? देखिए जी, तालीमी मेयार मैं आपको ये बता दूं कि मेरे सराउंडिंग में 3-4 स्कूल थे, जिनमें प्राइवेट भी थे, कोई गवर्नमेंट के भी थे, जो कि हुकूमत को मजबूरन बंद करने पड़े। तो अगर असरात होते जिस तरह से बाकी स्कूलों पे थे, इस पे भी होते, तो ज़ाहिर है कि इसकी तादाद या तो कम हो जानी थी या ये भी बंद हो जाना था। बहुत सारे लोग उसकी ये रीज़न बताते हैं कि शायद कि यहाँ से आबादी चली गई है। पहले जो रिहायशी एरिया था वो घंटा घर के अंदर ही था, बाज़ार थे 8 लोग वहीं पे रहायश पजीर थे, वहीं पे बिजनेस करते थे, नीचे दुकानें थी, ऊपर रिहायशें थी। लेकिन अब तो बहुत कम घर रह गए वहाँ पे। फिर हमारी सराउंडिंग में या तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के सारे ऑफिसर्स रहते हैं, उनकी रेजिडेंसीज हैं, और या फिर दफातर हैं, या फिर कचहरी हैं, और बैक साइड पे जो है हमारे गुजर बस्ती है, फिर क्रिश्चियन टाउन है, फिर मॉडल टाउन है। ये सारा कमर्शियल हो चुका है। ये सारे घर जितने भी थे ये सारे गोदामों में बदल चुके हैं, तब्दील हो गए हैं, और वहाँ पे अब आबादी नाम की कोई चीज़ नहीं।
और अगर ये देखा जाए अगर इसका म्यार अच्छा ना होता तो लोग दूर दूर से ना आते। इसकी तादाद जो है, जब मैंने ज्वाइन किया था 2005 में, 18 साल पहले, तो उस वक्त इसकी तादाद जो थी वो तकरीबन 2200 के करीब थी, और अब 4000 है। अब आप ये देखें कि फैसलाबाद में कोई एक भी तालीमी इदारा ऐसा नहीं होगा जिसकी तादाद जो है हज़ारों में यानी डबल हुई हो। आप सैकड़ों में तो कर सकते हैं, लेकिन सबका जो है ना ये तादाद के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो उनमें इन्हतात पजीरी हुई है, तादाद कम हुई है, डिक्लाइन आया है। लेकिन ये वाहद तालीमी इदारा है जिसकी तादाद बढ़ी है, लोगों का एतमाद है, वालिदैन का एतमाद है, और हमने ये एतमाद ही तो गेन किया है यहाँ पे बैठ के, और उसकी वजह से हमारी तादाद जो है वो बढ़ रही है। अब हमारे पास अगर और सहूलतें हों, असाजा पूरे हों, तो हम इस तादाद को और भी बढ़ा सकते हैं। लोग यहाँ पे दाखिला लेना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कमरे जो हैं वो लिमिटेड हैं, और हमारे पास असाजा की तादाद जो है वो भी पूरी भी नहीं है कि हमारे पास इस वक्त 1/3 असाजा जो है वो है नहीं, मौजूद नहीं है, सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। लोग रिटायर हो गए हैं, बहुत सारे टीचर्स जो है वो ट्रांसफ़र करा गए हैं, बहुत सारे टीचर्स की डेथ हो गई है। अब मेरे पास 27-28 टीचर जो है वो उनकी सीट्स खाली पड़ी हुई, शहर का मेन स्कूल है, और अगर ये मेरे पास टीचर मौजूद हों तो मैं इससे और ज़्यादा मज़ीद दाखिला कर जो है वो बढ़ा सकता हूँ। और लोग हमारे पास अब बात जो है वो समझने वाली ये है कि जब आबादी भी नहीं है, कमर्शियल एरिया हो गया है, तो फिर ये बच्चे कहाँ से आते हैं? तो ये तकरीबन 15-20 किलोमीटर के रेडियस से आते हैं, जो कि अब इस हालात में, महंगाई के दौर में, जबकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी है और बच्चे इतनी दूर से आते हैं, उसकी एक ही वजह है कि उन बच्चों का और वालिदैन का हम पे एतमाद है। वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए यहाँ पे आते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके म्याद पे पूरा उतरते हैं। और सैकड़ों बच्चे जो हमारे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। लास्ट ईयर हमारे तकरीबन 8 से 9 बच्चे जो हैं इस अदारे के जो मेडिकल कॉलेज में गए। इवन के आप समझते हैं कि मेडिकल कॉलेज में, और वो भी किंग एडवर्ड में आगे जाके बच्चा दाखिला लेता है, तो ये एक हमारे लिए बड़ी एक ऑनर की बात है कि हमारे बच्चे जो हैं वो केई में हैं, पीएमसी में बेताज हैं, और इसी तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप अगर जाएँ, चाहे वो कॉमर्स की एजुकेशन हो। और इस वक्त मैं आपको ये बात बता दूँ कि कॉमर्स के लिहाज से जो बच्चे हमारे पास मैक्सिमम है फैसलाबाद में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सबसे ज़्यादा बच्चे जो है ना कॉमर्स की तालीम हासिल करने वाले वो हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा इकबाल साहब, हमने बहुत सारी बातें बताई स्कूल के बारे में, और आप ये भी कह रहे हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा ये स्कूल है, लेकिन अगर हम इसको विकीपीडिया पे जाके इसकी मालूमात लेते हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं है। इसकी क्या वजूहत है? नहीं देखें जी, मेरा ख्याल है कि अगर आप गूगल पे जाएंगे तो अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी। हमने कुछ दिन, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से यानी इतना फंड्स नहीं होता, आप समझते हैं कि हम अपने लिमिटेड जो सोर्सेज होते हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी यानी कि गाड़ी को चला रहे होते हैं। अच्छा, इसके लिए ज़ाहिर है कि आपको अपनी वेबसाइट पर जो मेंटेन रखना पड़ता है, उसके लिए फाइनेंस चाहिए होता है ना। फिर मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि हमारे पास 27 और 28 टीचर नहीं है, ये तो मैन पावर चाहिए ना। आप ये देखें कि इतनी बड़ी तादाद के बाद हमारे पास एक क्लर्क इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर एक बंदा तो नहीं चला सकता, उस बाकी काम को चलाने के लिए हमारे पास फिर असातिज़ा है, ठीक है, वो अपने पीरियड छोड़ के जो बाकी असाइनमेंट करते हैं। फिर क्योंकि मैं क्लस्टर हेड भी हूँ, मेरे सराउंडिंग में जो 14 स्कूल है मैं उनके दाग का भी जिम्मेदार हूँ। फिर मैं बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं, मैं प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन का भी इंचार्ज हूँ, उनकी रजिस्ट्रेशन करना, ये एक्स्ट्रा जो है हमारे पास असाइनमेंट्स हैं जो हमने अपने तालीमी अदारे को चलाने के साथ साथ ये असाइनमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिलती है हमने उसको भी फुलफिल करना होता है। तो इस तरह से जो आप मल्टीमीडिया आप अपने जो बात कर रहे हैं ना कि अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको इतनी मालूमात नहीं मिलती, लेकिन हमने 2-3 साल इसको रन किया है तो उस वक्त सारी मालूमात थी, लेकिन क्योंकि उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, पैसे इन्वॉल्व होते हैं, इसके लिए हमारे पास बजट नहीं होता, तो उसके लिए प्रॉपर, और फिर प्रॉपर जो है उसके लिए हमारे पास आईटी के जो एक्सपर्ट होने चाहिए। तो ये अगर हम बाहर से हायर करेंगे तो उसको पे करना पड़ता है, तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर फंड्स नहीं है। और फंड्स की सूरत हाल तो आपके सामने है कि हमारे जो मुल्की हालात आपके सामने हैं कि फाइनेंशियली तौर पे हम काफ़ी डिस्टर्ब हैं, जब सूबा डिस्टर्ब है, डिपार्टमेंट डिस्टर्ब है, फंड्स इतना अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए फिर हमने जो है वो वेबसाइट जो है वो अपनी जो लॉन्च की हुई थी उसको मजबूरन बंद भी करना पड़ा। अच्छा, आपने बताया हमें गुफ्तगू हुई है आपसे कि रोज़ाना की बुनियादों पर आप जो है वो 300-400 लोगों को वहाँ पे बच्चों को खाना भी मॉर्निंग में नाश्ता होता है, तो फंड्स तो नहीं होते, तो उसको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए आप कैसे मैनेज करते हैं? ये देखें, ये पंजाब का पहला, बल्कि मैं क्या पाकिस्तान का पहला
तालीमी इदारा है सरकारी, जिसमें बच्चों को बिला तमीज़ कि वो कहाँ से आए, किस मसलक से तल्लक है, किस कम्युनिटी से तल्लक है, गरीब है, अमीर है, अगर वो घर से नाश्ता नहीं करके आया तो उसके पास हमारे स्कूल में सहूलत मौजूद है। हम तकरीबन कोई 4 माह से जो है वो बच्चों को डेली नाश्ता करवा रहे हैं, और नाश्ता भी हम मटन और बीफ या कीमे के साथ जो है वो करवा रहे हैं, और एक आध दिन जो है वो हम चिकन जो है वो भी बच्चों को देते हैं। तो ये खाने पे तकरीबन 20 लाख रुपया माहाना खर्चा आ रहा है। ये तकरीबन 4 माह हो गए हमें खाना देते हुए। ये हमारे मुखैर हज़रात हैं, उसमें सलानी वेलफेयर भी है, हमारे दोस्त असलम डैडी साहब हैं वो हैं, हमारे बाकी और दोस्त भी कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर मैं ये वाह तालीमी इदारा है जिसमें एक बच्चा बगैर यूनिफॉर्म के भी नहीं है। 100% बच्चे नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में होते हैं, वेल ड्रेस होते हैं, टाई लगाते हैं, यूनिफॉर्म में होता है, जर्सी हमें देते हैं। जो बच्चा अफोर्ड नहीं करता उस बच्चे के लिए तमाम सहूलतें हमारे स्कूल के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हमें फ़ंड दे या ना दे, हम उसे मैनेज करते हैं अपने दोस्तों के ज़रिए, अपनी एनजीओज़ के ज़रिए। उनको जब वो देखते हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है तो वो लोग जो है हमारे साथ तावन करने के लिए तैयार होते हैं। और आज तक हमें जो है इस मामले में कभी कोई जो है ना किसी तरह की ना तो हमें कोई कमी महसूस हुई, ना ही हमें कहीं से कोई ऐसा कोई मामला नज़र आया है कि कोई बंदा हमें देना नहीं चाह रहा। बल्कि हमने तो आज तक किसी से मांगा भी नहीं। वो जब देखते हैं कि ये इतना अच्छा तालीमी इदारा चल रहा है, उसका सिस्टम बहुत अच्छा है, डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और फिर इनके पास फंड्स भी नहीं हैं, तो सारे दोस्त जो हैं वो जो इस बात को समझते हैं वो हमारे साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाया हुआ है। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमने कभी किसी बच्चे को ये इनकार किया हो कि हमारे पास फंड नहीं है, हम आपको शूज़ नहीं लेके दे सकते, यूनिफॉर्म नहीं लेके दे सकते, या हमारे पास जर्सी के लिए पैसे नहीं है। इवन वो जो बच्चे हमारे टॉपर हैं वो जब एंट्री टेस्ट करते हैं तो ज़ाहिर है वो प्राइवेट सेक्टर में उन्हें पे करना पड़ता है, उनके पास पैसे नहीं होते, तो मैं तो उनकी वो फीस भी अदा करता हूँ। अगर वो बच्चे कहीं एकेडमी ज्वाइन की हुई है, हमारे टॉपर बच्चे हैं या पोजीशन वाले बच्चे हैं, तो हम उसको एकेडमी की फ़ीस भी पे करते हैं। तो इस लेवल पे जाके काम करना ये बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह ने हम पे करम किया और हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा इकबाल साहब, जब आपने ये स्कूल ज्वाइन किया यहाँ पे एज ए टीचर या एज ए प्रिंसिपल आप आए यहाँ पे, तो कौन कौन से चैलेंजेस आपको दरपेश थे, और अब तक जो है वो कितने हल हो गए हैं, और अब कौन से चैलेंजेस हैं जो अभी दरपेश हैं? उनके लिए क्या इकदाम होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? अच्छा, एक तो ये था कि क्योंकि मसाइल जब होते हैं तो डेफिनेटली उनके हल भी होते हैं। अच्छा, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं कि जो लोकली होते हैं, जिन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे फाइनेंस के मामला थे, बाकी मामला थे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला मुझे जो आ रहा है कि जब तादाद बढ़ी है तो असातिज़ा की तादाद भी बढ़नी चाहिए थी। अब इतनी बड़ी तादाद में मैं लोगों को जॉब नहीं दे सकता, इतना फाइनेंस नहीं होता कि जैसे कि अगर हमारे पास अगर 27 टीचर इस वक्त मौजूद नहीं है, अगर इनकी बजटिंग देखी जाए तो ये माहाना तकरीबन ये 30 से 35 लाख रुपए है, और ये सालाना आप समझते हैं कि अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई करें और ये 4 करोड़ के करीब है, तो इतना बड़ा बजट जो है वो चाहिए। हुकूमत के पास भी बजट नहीं है, 5 साल में भर्तियाँ भी नहीं हुई। जैसे ये तादाद बढ़ी है बच्चों की, 2200 से अगर 4000 पे गई है तो स्टाफ भी डबल हो जाना चाहिए। हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे क्योंकि हम सरकारी सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर आप ये देखें, मेरे पास स्पोर्ट्स का एक टीचर है, अब 4000 बच्चों को एक स्पोर्ट्स का टीचर जो वो क्या क्या गेम करवा सकता है। अगर मेरे यहाँ पे नेबर में अगर डीपीएस में जाए तो वहाँ पे स्पोर्ट्स के 13 टीचर हैं, और 13 टीचर के साथ साथ उन्होंने 12-13 कोचेज रखे हुए हैं जिन्होंने नेशनल गेम जो है वो उनका जो है उन्होंने खेली हुई हैं, नेशनल प्लेयर हैं, वो उनकी कोचिंग करते हैं। अब ये देखें कि मेरे पास सिर्फ स्पोर्ट का एक टीचर है, और एक अदारे में 13 टीचर स्पोर्ट्स के हैं, और साथ में उनके साथ कोचेज भी हैं, उनको पे करते हैं, उनके पास बजट होता है। और फिर इसी तरह से मेरे पास एक एस्टेब्लिशमेंट में एक क्लर्क है, और अगर आप डीपीएस में या इसी तरह के प्राइवेट सेक्टर में, उनके पास 19 से 20 लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को चला रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि वर्किंग में कितना फ़र्क होगा। लेकिन उसके बावजूद हम इतनी शॉर्टेज के बावजूद भी अगर अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं और उनको कम्पीट कर रहे हैं, तो ये एक मौजज़ा नहीं है। और वो जो मसाइल हमारे लेवल पे हैं वो तो हम हल कर रहे हैं, लेकिन जो हुकूमती लेवल पे है वो तो हुकूमत जो है अगर वो जब तक वो नहीं मसाइल हल करेगी तो वो तो इसी तरह से मसाइल जो है वो ऐसा च रहेंगे, और फिर उसका इफ़ेक्ट जो है वो इस गरीब जो हमारी कम्युनिटी है उस पर पड़ेगा। लोग एजुकेशन के लिए अच्छे इदारों की तलाश में,
और अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो दूर से जो आते हैं, आजकल जो हमें जो फेस करना पड़ता है, हमने बच्चों को नाश्ता दे दिया, यूनिफॉर्म दे दी, गवर्नमेंट ने बुक्स दे दी, तमाम सहूलतें दे दी, लेकिन इससे भी बड़ा एक जो चैलेंजेस है जिसे हम अभी तक मीट नहीं कर पा रहे, जो क्योंकि वो हुकूमती लेवल पे है। जब बच्चा घर से निकलता है, स्कूल तक पहुंचता है, तो पहले जो सबसे हमारी लोएस्ट कन्वेंस थी वो थी किंग टी, जो कि कहने के इलीगल भी है, लेकिन अब वो क्योंकि पब्लिक की डिमांड है, उसके अलावा वो कहाँ जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है फैसलाबाद के अंदर। अब वो बच्चा जो है एक चिंकी पे जब बैठता है तो एक साइड का जो किराया है वो 60 रुपये है, और अगर वो वापस घर जाता है तो 120 रुपये उसे पे करने पड़ते हैं। अब मजदूर आदमी जिसके 3 से या 4 या 5 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और वो दूर से आते हैं, अब वो 12 से 13 हज़ार रुपया सिर्फ अगर ट्रांसपोर्टेशन पे अगर अपने बच्चों के खर्च करता है, तो उसकी किताबों का मामला कहीं नज़र नहीं आता, उसका यूनिफॉर्म का मामला कहीं नज़र नहीं आता। अब वो क्या करेगा? और मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि बच्चे एक दिन आता है और एक दिन छुट्टी करता है, और जब उनसे पूछते हैं या उनके पेरेंट्स से पूछते हैं तो ये भी ऐसा क्यों करता है बच्चा होगा, तो वो कहते हैं जी हमारे पास किराया नहीं होता। जिस दिन किराया होता है हम बच्चे को भेज देते हैं, जिस दिन हमारे पास किराया नहीं होता तो बच्चा जो है ना घर रेस्ट करता है। अब आप ये देखें कि क्या ये चीज़ें जो है उसकी एजुकेशन पर इफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, तो ये डेफिनेटली करेंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ना ये बहुत ज़रूरी है। हम जो पढ़े थे, जब हमारा दौर था, उस वक्त भुट्टो दौर था, तो उस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो फ्री कर दी गई थी। वो 25 पैसे के एक नॉमिनल से चार्जेस देते, वो हर गरीब अमीर आदमी अफोर्ड करता था। स्कूल जाने तक, कॉलेज जाने तक बच्चा आसानी से वहाँ पे पहुँच जाता था। अब जब से ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगी हुई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई है, गवर्नमेंट चला नहीं रही, जब तक ये सस्ती ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगी, हम वो जो टारगेट हम हर साल जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव जो सेट करते हैं कि हमने 100% जो इनरोलमेंट करनी है, ये 2 करोड़ बच्चा जो स्कूलों से बाहर है इनको स्कूलों के अंदर लाना है, हम वो ख्वाब जो है वो शर्मिंदा तामीर होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, आपने अभी बात की फीसों की और किताबों की कि वो फ्री हैं, तो इसमें किस लेवल तक जो है गवर्नमेंट जो है या किताबें वगैरह फीसें जो है वो फ्री दे रही है? वो मैट्रिक का है, मैट्रिक का तमाम बच्चे जो है वो फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, बुक्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और यूनिफॉर्म अगर किसी बच्चे को ज़रूरत होती है, डिजर्विंग है, मुस्तक है, वो मांगता है, हम उसे देते हैं। 100% बच्चा जो हमारे पास आ जाता है, जिसने हमें अप्रोच किया, हमने उसको यूनिफॉर्म दी है, शूज़ दिए हैं, उनको जर्सी दी है। अगर इसके अलावा भी उसको कोई चीज़ चाहिए, हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। और मेरे पास 2-3 मिसालें ऐसी भी हैं जो बच्चे बिल्कुल किराया अफोर्ड नहीं करते, हम उनको आने जाने का किराया भी पे कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें ये 5th से लेके 6 से लेके 10 तक जो है जी जी ये तालीम आप यहाँ पे दे रहे हैं, तो इसमें कोई कॉलेजेस के भी हिस्सा है कि कॉलेज भी साथ इंटर भी इसमें हो रहा है? जी जी, क्योंकि हमारा स्कूल जो है, क्योंकि ये अपग्रेड हो गया था 2010 में, इसको 13 साल हो गए अपग्रेड हुए, और हमारे पास जो है ना वो इंटर की क्लासेस भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो रिजल्ट है, देखिए मेरे पास इंटर को पढ़ाने के लिए 1000 के करीब बच्चा है। 1000 बच्चे को पढ़ाने के लिए किसी भी कॉलेज में 1000 बच्चा अगर हो तो उसमें 50 से 60 टीचर हैं फैकल्टी के, और मेरे पास सिर्फ 2 टीचर हैं। और ये आपको हैरानगी होगी कि 2 टीचर के साथ मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, और मैं इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सरकारी कॉलेज हैं पब्लिक के, उनसे बेहतर रिजल्ट दे रहा हूँ। और मेरा जो रिजल्ट है प्राइवेट सेक्टर के तकरीबन लेवल पे है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो हमारा बच्चा था उसने 1048 1048 नंबर लिए हैं, और ये जितने भी प्राइवेट सेक्टर में हमारे जो कॉलेजेस हैं सवाई एक चंद के, उन सबसे मेरा बेहतर रिजल्ट और 80% से अबव रिजल्ट है। और ये हैरानगी वाली बात होगी कि हम 2 टीचरों के साथ, और फिर हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, हमने प्राइवेट तौर पे लोग जो है वो हायर किए हुए हैं और उनके अखराजात हम बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इतनी यानी हमारे पास स्टाफ की कमी के बावजूद हम अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो ये तो हुकूमत को चाहिए कि एक बंदा जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसके पास स्टाफ भी नहीं है, तो उसको स्टाफ ही पूरा दे दिया जाए, ताकि उसके जो माली जो बोझ पड़ा हुआ है, जो अखराजात बढ़ रहे हैं, यानी उनको मिनिमाइज किया जा सके, और ये पैसे जो हैं वो स्कूल की बेहतरी के लिए कहीं और लगाएं, ठीक है। तो वहाँ पे भी जो बच्चा डिजर्विंग हो, यहाँ 950 से ऊपर नंबर लेके आता है बच्चा मैट्रिक में, हम उसकी एजुकेशन फ्री करते हैं, और उसकी जो फीस है हम टीचर खुद मिलके जो वो पे करते हैं। अच्छा सर, इसमें जो मैट्रिक तक का हमने बताया कि फीस जो है बिल्कुल फ्री है, किताबें फ्री हैं, लेकिन जब इंटर में बंदा जाता है तो उसमें कितने चार्जेस हैं और उसकी जो किताबें हैं वो खुद अफोर्ड करना पड़ती हैं? जी, वो बच्चे ने 1000 उसमें फ्री नहीं है। शायद लास्ट ईयर ये जो हुकूमत अभी चेंज हुई है, उन्होंने ऐलान किया था कि 11वीं तक 12वीं तक जो है ना फ्री एजुकेशन होगी,
तो अभी तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन ही हुई थी कि वो ख़त्म हो गई है। लेकिन ये है कि क्योंकि उसमें जो फीस है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कंपैरिजन करें फिर तो वो फीस ना होने के बराबर है। वो बोर्ड की फीस डाल के कोई 32-33 सौ रुपया साल की फीस बनती है, और वो आप ये समझ लें कि जो गवर्नमेंट को पे करते हैं वो तकरीबन 90-95 रुपये बनते हजारों हैं। नहीं, 90-95 रुपये पर मंथ जो है वो बनता है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी बोर्ड की रजिस्ट्रेशन की फीस आ जाती है उसमें, उसमें लाइब्रेरी की ये आपने जो है- मंथली बताई है? जी, ये मंथली है। मंथली, हाँ। ठीक है जी। तो वो तकरीबन साल की जो मैंने आपको बताया ना, वो 3200-3300 के करीब बनती है, और उसमें 300 रुपया जो है उसकी सिक्योरिटी होती है जो कि रिफंडेबल होती है। बच्चा सेकंड ईयर में वो रिफंड करवा लेता है। उसमें 1500-1600 जो है वो उसकी बोर्ड की फीस होती है। तो गवर्नमेंट के अपने जो ड्यूज हैं वो बहुत ही नॉमिनल से हैं, और प्राइवेट सेक्टर और तकरीबन हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। और जो मैंने कहा कि जो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए हम साझा हाजिर हैं, हम उसको मैनेज कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं जी। आपके हम सारा? जी बिल्कुल उनको अकोमोडेट करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत पीछे थोड़ा सा रिजल्ट आपने देखा था लास्ट ईयर जो आया, 60,000 जो इंटर के स्टूडेंट थे वो फेल हो गए थे। क्या वजूहत हैं इसकी कि इतनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स का फेल हो जाना? देखें जी, आप समझते हैं कि हमारे जो 19, 20 और 21 में उसके इफेक्ट आए, जो कोविड-19 का था सिनेरियो, जब वो टेन्योर था उसका, तो उसने बुरी तरह जो है वो एजुकेशन को इफेक्ट किया। फिर गवर्नमेंट ने क्योंकि ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि बच्चों को हमने टेंशन से निकालना था, वो साइकी हो गए थे घर बैठे बैठे, खौफज़दा थे और उनके खौफ तारी था, उसकी वजह से बच्चे नफसियाती हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि इनको बगैर एग्ज़ाम के जो है वो प्रमोट कर दिया जाए, और फिर जिन बच्चों ने बोर्ड के एग्ज़ाम देने थे उन बच्चों को ये कहा गया कि आपने सिर्फ ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट, जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट है ना, ये हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस वाले, तो उनको सिर्फ यानी कि वो बच्चा अपीयर होगा, और वो भी स्मार्ट सिलेबस था, बहुत छोटा सा, यानी कि आप कहने के 15-20% यानी कि सिलेबस था, उसमें बच्चों को यानी कि अपीयर करवाना पड़ा, और वहीं से वो बच्चे पास आउट होकर बाहर निकले। लेकिन वो बच्चे जो है वो जाहिर है कि उन्होंने कंप्लीट कोर्स नहीं पढ़ा हुआ था, फिर कोरोना में वो आदी हो गए थे इम्तिहान ना देने के। तो वो जब रिजल्ट्स हमारा जो एक्चुअल जो हमारा एग्ज़ाम हुआ है और कंप्लीट एग्ज़ाम हुआ है, तमाम सब्जेक्ट का हुआ है, तो वो बच्चे जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। तो वो सिर्फ ये कि सिर्फ हमारे एक फैसलाबाद डिवीज़न की बात नहीं है, बल्कि हमारे 10 बोर्ड है, उन 10 बोर्ड का रिजल्ट ऐसा हुआ था, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का एक रिजल्ट ऐसा हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोविड-19 का वो इफेक्ट था। अभी इसको इसमें से निकलते हुए हमें 2-4 साल लगेंगे। मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए जी, मुस्तकबिल तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारे जो तकरीबन हज़ारों की तादाद में बच्चे जो है ना वो बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि बच्चा जो हमारा करीम है, जिसमें मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, अगर उन बच्चों को जॉब नहीं मिलेगी, उनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, अगर उनको नहीं रोका जाएगा तो वो बच्चे क्या करेंगे? हमारा जो फ्लो है जो नॉलेज का, ब्रेन का, वो बाहर की तरफ, वो जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसका इफेक्ट जो है वो पाकिस्तान की आने वाली नस्लों पर पड़ेगा। जो हमारे लायक बच्चे वो तो बाहर जा रहे हैं, फिर वहीं पे कोशिश करें, वहीं पे सेटल हो जाएं। और उन मुल्कों की कहने की खुशकिस्मती है कि जो हमारा ब्रेन है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे एडजस्ट करके अपने मुल्क की तरक्की में उसका वो हिस्सेदार बना रहे हैं। लेकिन हमारे पास पॉलिसी ऐसी है कि हमारा बच्चा जो है वो यहाँ पे ना तो टिक रहा है, और ना ही उसके लिए कोई अच्छे ज़राए हैं जॉब के, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो बच्चा जो है वो डिस्टर्ब है। अभी अगर मैं आपको ये बताऊं कि फैसलाबाद, सिर्फ फैसलाबाद में इन 5 सालों में कोई भर्ती नहीं हो सकी। 5 सालों के अंदर जो यूनिवर्सिटी ने प्रोड्यूस किए हैं स्टूडेंट, जिनमें BS प्रोग्राम है, MS है, PhD है, MPhil है, वो तकरीबन 2.25 लाख बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल यानी कि जॉबलेस है और घरों में बैठा हुआ है। उनके लिए कोई सोर्सेज नहीं है, कोई ज़राए नहीं है नौकरी के, कि वो कहाँ जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा फ्यूचर जो है वो हम इसे ज़ाया कर रहे हैं। जब तक कोई पॉलिसी बेहतर नहीं बनाएगी, इनको आप एक्सपोर्ट करें, इनको आप भेजें बाहरले मुल्क में, लेकिन इस तरह से नहीं। आप इनको तैयार करके वहाँ पे भेजें, ये ज़र मुबादला कमा के वापस लाएंगे, मुल्क खुशहाल होगा। लेकिन अगर बच्चा यहाँ से निकल के वो अपने यहाँ से डॉलर लेके जो बाहर जा रहा है, तो ये डॉलर तो पहले बड़ा पिटा हुआ है। हमारा जो करेंसी, हमारी जो रुपया है, वो तो बहुत नीचे चला गया, नीचे, और
ये बड़े अफसोसनाक सूरत जो है वो पैदा होती जा रही है, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है। हमें अपने इस ब्रेन को रोकना है, हमें इनको तैयार करके वहाँ पे एक्सपोर्ट करें, ना कि वो इंपोर्ट करके वो खुद तैयार करें और फिर अपने ही जो है वो मुल्क का उसको शहरी बना लें। तो फिर हमारे मुल्क के साथ क्या होगा, जो जब सारी ब्रेन बाहर चली जाएगी तो इस मुल्क को कौन चलाएगा? ये हमारा फ्यूचर है बच्चे, इनको यहाँ पे रोकना बड़ा ज़रूरी है। पॉलिसी इस तरह से बनाएं, डॉक्टर है उनको जॉब दी जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। हमारे मेडिकल जो कॉलेजेस हैं, ठीक है, उनको नाइट शिफ्ट पे चलाया जाए, इवनिंग की क्लासेस शुरू की जाए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है, इन्हीं प्रोफेसर्स को हायर करें और उनको विजिटिंग के तौर पर जो है ना वो पर लेक्चर उनको जो है ना वो वहाँ पे इनवाइट करें, वो उनको एजुकेशन दें। हम बच्चों को जो है ना तैयार करके फिर उसके बाद जब वो क्वालिफाइड हो जाए फिर उसको बाहर भेजें, फिर वहाँ से वो रेवेन्यू जो है वो पाकिस्तान में भेजें रेमिटेंस की सूरत में। हमारा डॉलर जो है वो जो जब यहाँ पे आएगा, अब हमारी डॉलर की ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो हम इंटरनेशनली बिजनेस में बेहतर हो सकते हैं, इंपोर्ट में बेहतर हो सकते हैं, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो इसी तरह से इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी हैं, वो 3-4 घंटे के बाद फारग पड़ी हुई, मेडिकल कॉलेज फारग पड़े हुए, तो इनको यूटिलाइज किया जाए मैक्सिमम। हमारे पास मैन पावर दुनिया की सबसे ज़्यादा जो मैन पावर है यंग, वो 60% पाकिस्तान के अंदर है। इनको कहीं इनका इस्तेमाल करें अगर आपने अपना फ्यूचर बनाना है। अच्छा इकबाल साहब, एक छोटा सा पैगाम जो आखिरी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट जो लेवल है, उसको बताएं कि स्टूडेंट्स क्या करें अपने फ्यूचर को, अपनी तालीम को बेहतर करने के लिए, एक आखिरी पैगाम। एक तो ये कि बच्चे मायूस ना हो, हालात जैसे भी हों, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साथी, हमने इस मिट्टी को नम करना है और इंशाल्लाह इसी में तब्दीली लानी है। और सारे बच्चे, जितने भी बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो कभी ये ना डिपेंड करें कि गवर्नमेंट हमें जॉब देगी। वो इस काबिल होना चाहिए कि जब वो डिग्री ले लेते हैं, जब वो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर होते हैं, तो उनको कोई ना कोई अपना काम करना चाहिए, अपनी लाइन पर रहना चाहिए, कौम की खिदमत करनी चाहिए, उनको मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह हम अपनी कौम के साथ जब मुखलिस हो जाएंगे, पॉलिसियाँ बेहतर बनेंगी और इन्हीं लोगों ने तो भागदौड़ संभालनी है। आज जो हमारा बच्चा है, कल को ये हमारा मुस्तकबिल जो है, इनके हाथों में भागदौड़ होनी है हमारे मुल्क की। तो ये पॉलिसी अच्छी बनाएं, वेलफेयर के जो पॉलिसी हैं वो बनाएं और इस तरह से बनाएं कि हर बंदा खुशहाल हो, किसी को प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे असल में जो तकसीम है पैसे की, वो एक जैसी नहीं है, वो मुनसिफाना तकसीम नहीं है। जो कमाता है वो ढेरों कमाता है, रातों रात लाखों कमा लेता है, और एक बंदा वो मेहनत मजदूरी करता है, वो बेचारा घर के बिल देने के काबिल नहीं होता है। तो ये मुनसिफाना निज़ाम भी हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये थे मेरे साथ मेरे सीनियर टीचर हैं हमारे मोहम्मद इकबाल रोड, जो हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल अहमद इकबाल रोड। मैं भी उसी स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए बड़ा एजाज़ है कि मैं इनसे मेरी आज बात हुई है और ये हमारे यहाँ पर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।